वेलकम स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम विवेकशील यादव है और मैं एक बार फिर आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। और थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट लॉज ऑफ देख लिए थे। थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट निकाला था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आए थे। देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी थी, दो स्टेटमेंट्स देखी थी जो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ के पे बेस्ड थी। एक थी कैल्विन स्टेटमेंट और एक थी क्लॉसियस स्टेटमेंट। दोनों एक दूसरे का कोलारिस थी, मतलब अगर किसी भी सिस्टम के लिए एक अगर फेल कर जाती है तो दूसरी अपने आप ही क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, ठीक है। तो उसी लेक्चर को अब हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में देखेंगे कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है, और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, एंट्रोपी। तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी। देख लेते हैं कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है। क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी हमारी कहती है कि अगर कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई एक टेम्परेचर है, आपने यहाँ से हीट ली, ठीक है, और ये रिजेक्ट हुई हीट टू द सिंक, ठीक है, और एक कोई आपका यहाँ पे हीट इंजन लगा है जो कि आपको वर्क दे रहा है, ठीक है। तो फॉर अ साइकिल, ठीक है, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस दिस dq अपॉन t शुड बी लेस देन एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है आपकी क्या, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। मतलब फॉर अ साइकिल द चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर लेस देन एन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, फॉर अगर ये है तो जो dq/t है शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये किसके लिए पॉसिबल है, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जितनी भी इरिवर्सिबल साइकिल्स होंगी उसके लिए जो स्टेटमेंट आएगी वो दिस आएगी। और अगर आपका रिवर्सिबल इंजन लगा है, मतलब ये रिवर्सिबल इंजन लगा है, तो आपका आ जाता है dq/t शुड बी इक्वल टू 0। ये किसके लिए है, फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। तो अगर आपका रिवर्सिबल इंजन है तो आप अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वालिटी ये लगा सकते हैं आप लोग, क्या, चेंज इन हीट अपॉन टी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इस तरीके से आपको कोई इंजन दे रखा है, ठीक है, तो इस पे आप ये क्या होगा, इट शुड बी इक्वल टू Q1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन T2। या फिर आप क्या बोल सकते हो, किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ रिवर्सिबल के लिए कर सकते हो। या फिर इक्वेशन क्या है, Q1 अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2 शुड बी इक्वल टू 0। तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ से याद रख सकते हो। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, एक्सप्रेशन फॉर क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। SSC JEE में, गेट में कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपसे वो नोटेशन पूछे कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है, तो आपको ये वाला नोटेशन याद रखना है, ठीक है। और अगर वो स्पेसिफाइड कर दे कि बताओ क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये मैंने आपका लिखा दिया है। इरिवर्सिबल साइकिल के लिए ये होती है और रिवर्सिबल साइकिल के लिए आपकी कौन सी होती है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लॉसियस इनइक्वालिटी। अब चलते हैं हम आगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं हम लोग। एंट्रोपी को देख लेते हैं कि व्हाट इज एंट्रोपी, ठीक है। तो हम लोग आए हैं किस पे, एंट्रोपी पे, कि एंट्रोपी आपकी क्या होती है। तो देखिए, जो बेटा एंट्रोपी होती है ना हम लोगों की, बेसिकली अगर हम किसी भी सिस्टम के लिए अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी वास्ट टर्म। एंट्रोपी को अगर आपको मैं बोल दूं कि डिफाइन करो एंट्रोपी, तो हम लोग इस तरीके से, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है एंट्रोपी। तो मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में भी समझाऊंगा और हम लोग इसको सेकेंड लॉ के बेसिस पे भी समझेंगे कि एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है। तो देखो, अगर कोई हमारे पास सपोज
ये कोई मैंने कोई ग्राफ लिया, ये टीएस डायग्राम है, ठीक है, और कोई एक प्रोसेस हो रही है मेरी 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो ड्यूरिंग, अगर सपोज कोई एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है, तो एक्सपेंशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ, टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कहाँ से, फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। और अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ तो एंट्रोपी विल इंक्रीज फ्रॉम S1 टू S2, S1 टू S2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसी प्रोसेस में कंप्रेशन की बात करूँगा तो टेम्परेचर विल इंक्रीज और एंट्रोपी विल डिक्रीज, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप लोग इसको कैसे समझ सकते हो, इट इज़ अ डिग्री ऑफ ऑर्डर, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर सिस्टम है उसमें से अगर आप हीट उसमें डालते हो या फिर उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ उसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ रैंडमनेस दिखाएंगे। तो वही डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी बोल देते हैं। तो ये तो थी बिल्कुल सिंपल टर्म जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा भी है कि अगर आपसे कोई एंट्रोपी पूछता है तो आप लोग क्या बोल देते हो, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में कि एक्चुअल में होती क्या है एंट्रोपी। अच्छा देखिए, कोई भी अगर एक सोर्स है हमारे पास, ठीक है, टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर T1 पे है, ठीक है। ये कोई आपका इंजन लगा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क को कन्वर्ट, ये यहाँ से हमने Q1 हीट ली, इस सिस्टम का कोई टेम्परेचर होगा T, है ना। ये जो सिस्टम, अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ इस इंजन को, तो इसका टेम्परेचर कुछ T होगा और ये क्या कर रहा है आपका हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। अच्छा, ये जो वर्क कन्वर्ट हो रहा है ये हम लोगों ने देखा था कि जो ये वर्क कन्वर्जन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इट इज़ डिपेंड अपॉन ओनली द टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे आप हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एंट्रोपी हमारी क्या बताती है, एंट्रोपी हमारी एक मेजरनेस है जो कि ये बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यूज़फुल वर्क में आपका कन्वर्ट हुआ है किसी भी सिस्टम। अगर मैं इसको सिस्टम ले लूँ तो अगर आपको कोई अगर अब ये पूछे कि एंट्रोपी क्या है, तो आप एंट्रोपी क्या बोल सकते हो, इट इज़ अमाउंट ऑफ यूज़फुल वर्क। मतलब ये जो हीट हमने सप्लाई करी ना, इस हीट सप्लाई करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हुआ, कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट भी हो गया होगा ना, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यूज़फुल वर्क बोलेंगे, कितना क्या बोलेंगे, यूज़फुल वर्क हमारा जो आपने हीट ली, आपने यहाँ से सोर्स से आपने जो हीट ली Q1, वो कितनी कन्वर्ट हो चुकी है यूज़फुल वर्क में, उसे हम क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी बोल देते हैं। तो एंट्रोपी हमें बताती है कि कितना अमाउंट हमारा जो हीट हमने ली है सोर्स से वो वर्क में कन्वर्ट हो गई है, यूज़फुल वर्क में, जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, जिसे यूज़ कर सकते हैं। तो एंट्रोपी हमें ये बताती है, ठीक है। तो अगर इसका एक्सप्रेशन देखा जाए, एंट्रोपी का एक्सप्रेशन देखा जाए तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है आपका दिस इज डेल्टा एस इज शुड बी इक्वल टू dQ/T प्लस डेल्टा एस जनरेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, नोटेशन है एंट्रोपी का, ठीक है। कितना Q/T कितना हीट में कन्वर्ट हुआ यूज़फुल, प्लस अगर हमारा सिस्टम क्या है, कुछ ना कुछ क्या होगा, देखो ये तो सिस्टम के, ये वाली जो टर्म है ये तो आपकी सिस्टम से आई, लेकिन सराउंडिंग में भी तो कुछ चेंज हो रहा होगा। ये जो हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट हुई यूज़फुल वर्क में, उसके कारण कुछ ना कुछ रैंडमनेस यहाँ पे भी तो आई होगी, तो वो हम किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा एस जनरेशन से, ठीक है। अच्छा, ये है आपकी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है एंट्रोपी का, ठीक है। क्या है ये, दिस इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी, ठीक है। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया ये एंट्रोपी का, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा क्या है, सिस्टम क्या है, अगर रिवर्सिबल हो जाए, इफ द सिस्टम इज रिवर्सिबल, ठीक है, इफ सिस्टम या फिर सॉरी इट्स इफ प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल,
ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया है और एक बार और भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी अगर वो प्रोसेस हमारा हो रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैक हो जाता है विदाउट एनी ट्रेस, मतलब आपको मतलब सराउंडिंग्स में कोई ट्रेस नहीं मिलेगा कि ये प्रोसेस हुआ भी था, तो उनको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं, जो कि अपनी स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाते हैं और कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ते हैं हमारा सराउंडिंग्स में, तो वो आ जाते हैं रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि कोई अगर सिस्टम या कोई प्रोसेस अगर हमारा हो चुका है तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एग्जैक्ट उसी स्टेट पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इफ द अगर प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल हुआ है, ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा जो ये जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, दिस, ठीक है, dq बाय टी, दिस इज पार्शियल, ठीक है, ये हो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा एस जनरेशन है ये आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। किस प्रोसेस के लिए? जब अगर हमारा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। और अगर मेरा प्रोसेस क्या है, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो मेरा ये जो डेल्टा एस जनरेशन है ये शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रैंडमनेस हमारी आएगी, तो तब हम ये वाली पूरी इक्वेशन को एप्लीकेबल मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात थी कि एंट्रोपी आपको समझ में आ गई होगी कि एंट्रोपी अगर मैं सेकंड लॉ के टर्म्स में समझाऊं तो आप बता सकते हो कि एंट्रोपी अगर अब आप ये डेफिनेशन नहीं बोलोगे कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, अब आप क्या बोलोगे एंट्रोपी की डेफिनेशन, कि एंट्रोपी क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम जो कि हमें ये बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट मेरी यूजफुल वर्क में क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है, ठीक है। मतलब जो हमें यूजफुल वर्क मिल रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमेशा एक पॉइंट और भी याद रखना कि हमेशा हमने देखा, यहाँ पे देखो, हम हमेशा, मैंने यहाँ नोटेशन जो यूज़ किया है, ऑलवेज इट इज़ अ चेंज, क्योंकि क्या है कि अगर मैं आपसे, क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट पे पूछ लूँ, सपोज ये आपका पीवी डायग्राम है, ठीक है, और ये कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, 1 से 2 तक, ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि भाई इस पॉइंट पे एंट्रोपी बता दो या इस पॉइंट पे एंट्रोपी बता दो, तो वो निकालना क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, इट इज़ ऑलवेज, एंट्रोपी इज़ ऑलवेज इन मेजर्ड इन चेंज, ठीक है। हमेशा चेंज इन एंट्रोपी पूछी जाएगी आपसे, कभी भी आपसे एक एंट्रोपी नहीं पूछी जाएगी कि उस पॉइंट पे एंट्रोपी बता दो, हमेशा वो आपसे क्या पूछेगा, चेंज पूछेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पॉइंट पे निकालना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाती है बात इसकी, ये इसका नोटेशन हो गया, ठीक है। और कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी बोल रखा है, साइक्लिक इंटीग्रल बाय डी क्यू बाई टी, और ये डेल्टा एस, ठीक है, तो इसको भी इस तरीके से भी दिया था, ये भी आपका सही नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी आपकी एंट्रोपी के। अब एंट्रोपी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट एंट्रोपी के बारे में आपको क्या रखना है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी लिख लो, इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या कर दूं इस एंट्रोपी को, मतलब या फिर मैं एंट्रोपी पर यूनिट मास की बात करूंगा, एंट्रोपी पर यूनिट मास की बात करूंगा, तो ये क्या बन जाएगी, देन इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप एंट्रोपी पर यूनिट मास को इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो याद रखना, एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और अगर वो आपसे स्पेसिफिक एंट्रोपी पूछेगा तो वो क्या है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब तीसरी बात, हम अगर इसकी यूनिट की बात कर लें, ठीक है, यूनिट की बात कर लें, तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, क्यू बाई डेल्टा क्यू बाई टी। अच्छा, क्यू की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल ले लो या किलो जूल ले लेते हैं हम इसमें यहाँ पे, ठीक है, किलो जूल और केल्विन, ठीक है। तो ये है आपकी एंट्रोपी की,
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये है आपकी एंट्रोपी की यूनिट। और अगर आपसे स्पेसिफिक एंट्रोपी की पूछी जाए, स्पेसिफिक एंट्रोपी की बता दो, तो स्पेसिफिक एंट्रोपी की क्या हो जाएगी, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, दोनों याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में। ठीक है, दोनों यूनिट आपको याद रखनी है कि वो आपसे स्पेसिफिक एंट्रोपी पूछ रहा है या फिर सिर्फ आपसे एंट्रोपी की डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन वाला पार्ट। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये एंट्रोपी आती क्यों है सिस्टम में या फिर किसी भी उसमें एंट्रोपी हमारी आती क्यों है। ठीक है, तो एंट्रोपी का रीज़न देख लेते हैं कि ये जो एंट्रोपी जनरेट हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो रीज़न देख लेते हैं। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं कि एंट्रोपी हमारी क्यों आ रही है। तो देखो पहला जो रीज़न है वो रीज़न ये, वो डेफिनेशन से भी पता चल रहा है, जो मैंने अभी इंजन बनाया था उसमें क्या, अगर आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी कहीं भी तो वहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन होगी ही होगी। तो आप क्या पहला रीज़न क्या लिख सकते हैं इसमें कि हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, दूसरा रीज़न आप क्या लिख सकते हैं, अगर इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड है प्रोसेस से। ठीक है, मतलब कि लॉसेस, इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। और इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि मतलब जो भी आपके लॉसेस है ना, अगर आपके सिस्टम में लॉसेस हो रहे हैं, जैसे एग्जांपल क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस हो गए। ठीक है, इससे याद रख लो, इस तरीके के अगर कोई फ्रिक्शनल लॉसेस हो गए, हीट लॉसेस हो रहे हैं, मतलब इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, अगर कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं उसमें तो भी हमारी क्या होगी, एंट्रोपी आएगी ही आएगी। तो आपको दो रीज़न याद रखने हैं एंट्रोपी के। दो रीज़न क्या है, एक तो क्या, व्हेनेवर देयर इज अ हीट ट्रांसफर देन एंट्रोपी विल कम। सेकेंड विल बी द व्हेनेवर देयर इज अ इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस देन अगेन एंट्रोपी विल बी जनरेटेड, और you can say entropy will take in पार्ट इन द प्रोसेस। ठीक है, तो आपको दो रीज़न, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताए हैं मैंने, हीट ट्रांसफ़र और इरिवर्सिबिलिटी, कई बार पूछा भी जाता है, तो आपको ये दोनों ही रीज़न क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो इससे भी हम लोगों की क्या आ गई डेफिनेशन, यही फॉर्मूला आ गया ना, यही वाला, कौन सा, कि जो ये एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, वो क्या है, एक तो या तो हीट ट्रांसफ़र प्लस इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र कितनी हो रही है भाई, dQ/T, और एरो डेल्टा एस जनरेशन। तो यही आ गया फॉर्मूला दोबारा से ही, उससे भी, है ना। और ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, वो मैं क्या वो बता देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है कि एंट्रोपी तो हमेशा प्रॉपर्टी रहेगी सिस्टम की, लेकिन जो आपकी एंट्रोपी जनरेशन हो रही है, ठीक है, वो हमेशा इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, बट ये जो डेल्टा एस जनरेशन है, मतलब एंट्रोपी जनरेशन, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब जो जनरेशन हो रहा है इरिवर्सिबल, वो इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। आपका क्या है, एंट्रोपी हमेशा क्या रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं भाई, ये एंट्रोपी देख ली हम लोगों ने, डेफिनेशन देख ली, रीज़न देख लिया कि क्या होता है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी एक्चुअल में क्या है। अभी तक हम लोग सिर्फ डिग्री ऑफ रैंडमनेस जानते थे, लेकिन अब जो मैंने एक्सप्लेन किया इससे आपको पता चल गया। अगर आपसे आप कोई पूछे एंट्रोपी तो आप इजीली बता सकते हो सर क्या है, कि अगर कोई भी रिवर्सिबल इंजन है या फिर इरिवर्सिबल इंजन है और उसमें जो यूज़फुल वर्क हमें जो आउटपुट मिलता है, जो भी हीट हमने ली है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है कि वही उसी से अगर हम देखें कि अगर
ये जो हमने लिया था टेम्परेचर T1 और ये Q1 और ये हमने लिया था W, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर क्या है, अगर आप मैक्सिमम हीट ले रहे, मतलब हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो किससे, मैक्सिमम टेम्परेचर से, इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर, then the entropy, change in entropy will be minimum, ठीक है। ये दूसरी चीज, अगर आप लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड from lower temperature, then the change in entropy, या entropy change is maximum, ठीक है। तो ये दो पॉइंट भी याद रखने हैं आपको कि अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में जो एंट्रोपी आएगी वो मिनिमम आएगी, और अगर आपका जो सोर्स का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम है और मिनिमम टेम्परेचर से मतलब लो टेम्परेचर पे आप हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपकी एंट्रोपी आएगी वो क्या आएगी, आपकी चेंज इन एंट्रोपी मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं भाई एंट्रोपी चेंज देख लेते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम के लिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो देखते हैं हम, सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। रिवर्सिबल केस देख लेते हैं। तो रिवर्सिबल केस में क्या हो जाएगा भाई, जो डेल्टा एस होगा मतलब डी एस होगा शुड बी इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 3 पॉइंट हैं रिवर्सिबल के केस में। क्लोज सिस्टम है, एक तो क्लोज सिस्टम लिया है, दूसरा हमने क्या लिया है, रिवर्सिबल का केस लिया है, ठीक है। तो रिवर्सिबल के केस में हमारे पास 3 पॉइंट हैं, वो पॉइंट हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन हीट इज एडेड, ठीक है। व्हेन हीट इज एडेड, रिवर्सिबल का केस है, उसमें पहला पॉइंट जो है वो है व्हेन हीट इज एडेड, ठीक है, इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। उसका मतलब क्या है, डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, हीट क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, तो हीट ऐड का मतलब क्या है, ये डी क्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो होगा हमेशा। तो ये जो डेल्टा एस आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो एंट्रोपी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी विल इंक्रीज, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड केस में, व्हेन हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम क्लोज सिस्टम, ठीक है। अगर मेरी हीट क्या कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन एंट्रोपी का यही है, डी क्यू बाई टी। हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो चेंज इन हीट है वो लेस देन जीरो होगी। इसका क्या मतलब होगा, मतलब एंट्रोपी जो होगी वो मेरी क्या आएगी, हमेशा डिक्रीज आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी विल डिक्रीज, ठीक है। किस केस में, जब हीट हमारी क्या हो रही होगी, रिजेक्ट हो रही होगी क्लोज सिस्टम से, और केस क्या होगा, रिवर्सिबल का केस होगा, ठीक है। तीसरा केस देख लेते हैं हम लोग, अगर क्या है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो डी क्यू है, दिस इज विल बी द जीरो। इफ डी क्यू चेंज इन हीट सप्लाइड इज जीरो, देन आपका जो एंट्रोपी चेंज होगा दिस ऑल्सो भी जीरो। इसका क्या मतलब है, जब ये भी जीरो होगा इसका मतलब है कि नो चेंज इन एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी विल कांस्टेंट,
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है आपको याद रखने हैं किसके, क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम में भी कैसे, आपका रिवर्सिबल केस के लिए। रिवर्सिबल केस के लिए मैंने 3 केस बताए। जब हीट ऐड हो रही होगी तो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब आपकी हीट रिजेक्ट हो रही होगी क्लोज सिस्टम से तो एंट्रोपी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और अगर आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक का केस है तो उस केस में आपकी एंट्रोपी में देयर विल बी अ नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास, सेकंड केस हमारे पास हो सकता है भाई क्लोज सिस्टम में इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कौन सा केस हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का केस हो सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। सिस्टम मेरा क्लोज ही है, लेकिन अब क्या हो गया, जो क्लोज सिस्टम है उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ds क्या होता है आपका, dq/t प्लस डेल्टा एस जनरेशन, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें भी 3 केस होंगे हमारे, तो पहला केस देख लेते हैं इसमें कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हीट एडेड, हीट, सेकंड केस क्या हो सकता है, हीट रिजेक्टेड। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है भाई, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। 3 ही केस पढ़े थे उसमें भी, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 ही केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मेरा हीट क्या हो रहा है, हम ऐड कर रहे हैं, तो जो ये होगा चेंज इन हीट होगा फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के लिए ये शुड बी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो होगा ये क्या, डेल्टा एस जनरेशन है, एंट्रोपी जनरेशन, ये भी क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हीट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, तो कुछ ना कुछ जनरेशन भी हो रही होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अच्छा, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, डेल्टा एस, ये भी आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है भाई, रिजल्टेंट एंट्रोपी क्या कर रही है हमारी, विल इंक्रीज। ठीक है, अच्छा, अब हीट रिजेक्शन का प्रोसेस को देख लेते हैं। तो जब हीट रिजेक्शन होगा तो डेल्टा एस मेरे पास क्या है, dq/t प्लस डेल्टा एस जनरेशन, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अच्छा, हीट क्या कर रहे हैं हम, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये डेल q/t शुड भी ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। और जो डेल्टा एस जनरेशन होगा इस केस में भी, लेकिन क्या होगा, जो डेल्टा एस जनरेशन होगा वो तो हमेशा क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 ही होगा ना, ये तो मैंने पहले भी बताया आपको। ये भले ही हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये तो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, अगर इसमें हमारे फिर हमारे पास 2 केस होंगे। 2 केस क्या होंगे, मतलब इफ़ ये जो आपका है, ये जो चेंज इन ये है हीट सप्लाइड, ये आपका क्या है, इट शुड बी, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एस जनरेशन। ठीक है, इससे अगर आपका क्या है, ये जो चेंज इन हीट हो रहा है, अगर ये आपका डेल्टा एस जनरेशन से बड़ा है तो इस केस में तो आपका क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब एंट्रोपी चेंज क्या होगा, वो डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर इफ दिस dq/t शुड बी लेस देन डेल्टा एस जनरेशन, ठीक है, तो इस केस में आपकी जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा, क्यों, क्योंकि भाई ये देखो ना, ये वाला टर्म अगर आपका छोटा हो गया, अगर ये वाले केस में देखें ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, है ना, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा जनरेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपका एंट्रोपी भी क्या आएगी, आपकी ज़्यादा आएगी। तो जो सेकंड वाला केस होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, हीट रिजेक्शन वाला केसेस, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, एंट्रोपी में इंक्रीज और में डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, में इंक्रीज भी कर सकती है, में डिक्रीज भी कर सकती है। तो आपको याद रखना है इसके केस में, अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, क्लोज सिस्टम है और हीट आपकी क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो उस केस में अगर आपसे एंट्रोपी पूछ ली जाए कि एंट्रोपी बताओ क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन दिस 2 सिचुएशंस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक अगर हमारा प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा एस इज इक्वल टू dq/t, ये क्या है, इरिवर्सिबल है, प्लस डेल्टा एस जनरेशन है। ठीक है, तो रिवर्सिबल इसका मतलब क्या है, ये dq/t शुड बी इक्वल टू 0, है ना। एडियाबेटिक का मतलब क्या है, नो चेंज इन हीट,
तो और आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एस जनरेशन होगा, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज इसमें। ठीक है, तो आपने इसमें देखा इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं तब भी हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, उस केस में भी हमारी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बिकॉज क्यों हो रही है, क्योंकि ये टर्म तो आपका 0 हो गया, लेकिन ये जो डेल्टा एस जनरेशन हो रहा है ये तो हो ही रहा है ना कुछ ना कुछ। इरिवर्सिबल के लिए हमेशा वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये पार्ट तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है यहाँ पे, तो हमेशा जो ओवरऑल एंट्रोपी जनरेशन होगी इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में वो क्या होगी, हमेशा मतलब इंक्रीज ही करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा रिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल का केस। रिवर्सिबल हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब एंट्रोपी के लिए भाई टीएस डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, टीएस डायग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। तो देखो ये जो टेम्परेचर है दिस इज एंट्रोपी, और अगर कोई ये प्रोसेस है 1 से 2 कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे पीडीवी वर्क में क्या होता है, एरिया इनक्लोज द साइकिल, वो क्या आ रहा था, वर्क डन दे रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो एरिया इनक्लोज होता है टीएस डायग्राम में, ये आपको क्या बताता है, हीट एडिशन और रिजेक्शन। ठीक है, मतलब हीट ऐड हो रही है सिस्टम में या रिजेक्ट हो रही है, वो आप टीएस डायग्राम से बता सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज साइकिल है अगर आपकी, ठीक है, क्या है, क्लॉकवाइज साइकिल है। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज साइकिल होगी उसमें क्या होगा, हीट हमेशा ऐड होगा, हीट एडेड टू द सिस्टम। ये आपको याद रखना है। अगर क्लॉकवाइज साइकिल है किसी भी टीएस डायग्राम में तो उसका मतलब क्या है, जो उसके अंदर का जो एरिया होगा वो अगर आप निकाल लोगे तो वो क्या बता देगा आपको, हीट एडेड टू द सिस्टम। और अगर सेकंड केस क्या है आपका, अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, कोई भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के केस में क्या होगा, आपका जो हीट है वो रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, आपका हीट जो हो रही होगी वो क्या कर रही होगी, रिजेक्ट कर रही होगी। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, ये दोनों पॉइंट एंट्रोपी के बारे में क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग एंट्रोपी में कुछ इम्पॉर्टेंट ये तो देखा हमने किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, इसमें 2 इक्वेशन है, वो इक्वेशंस हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अगर हम कंबाइन करें तो हम लोगों को बेसिकली अब क्या पढ़ना है, हम लोगों को अब एंट्रोपी देखनी है किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए हमने देख ली है। और अब हमें क्या देखनी है, एंट्रोपी चेंज देखनी है आइडियल गैसेस के लिए, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेस। तो एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैसेस के लिए हम लोगों को पहले कुछ 2 इक्वेशंस हैं, टीडीएस इक्वेशन। ठीक है, तो वो टीडीएस इक्वेशन क्या है, वो डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। तो टीडीएस इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है, टीडीएस इक्वेशन, जो कि आपको यूज आएगी, तो उसको हम डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई, डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू, यही बोलता है किसके लिए, अगर आपका क्या है, सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, और आपका क्या हो रहा है, पी डी वी वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट लॉ इक्वेशन होती है। अच्छा, आपने एंट्रोपी चेंज सेकेंड लॉ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू डी एस, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से क्या है, देखो ये जो डी क्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डॉट डी एस लिख सकता हूँ। तो अब इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, टी डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू पी डी वी प्लस डी यू।
एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी TdS इक्वेशन। अच्छा, अब आपको क्या पता है भाई, एंथैल्पी हम लोगों ने देखी थी, एंथैल्पी क्या होती है, U प्लस PV, यही होती है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का सम मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होती है हमारी एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी, अब इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आ जाता है, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस PdV प्लस VdP। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DH इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, DQ लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ से। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, DQ प्लस VdP। ठीक है। अच्छा, इस यहाँ से क्या होगा, इस DQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, TdS लिख सकता हूँ प्लस VdP। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा, यहाँ से मेरा क्या जाएगा, TdS शुड बी इक्वल टू DH माइनस VD। इक्वेशन आपकी ये वाली आई, इसको भी मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई TdS की। कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई मेरे पास T डॉट DS शुड बी इक्वल टू PdV प्लस DU, और एक आई आपके पास TdS शुड बी इक्वल टू DH माइनस VdP। तो ये दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस कई बार पूछ ली जाती है आपको, दोनों ही इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्विंस TdS इक्वेशन बोली के नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानी जाती है, ट्विंस TdS इक्वेशन। ठीक है, जो कि क्या होती है, वैलिड होती है, वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि या तो अगर रिवर्सिबल हो रहा हो या फिर इरिवर्सिबल, दोनों प्रोसेस के लिए ये इक्वेशंस क्या होती हैं, वैलिड होती है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है, रिवर्सिबल लगानी है, इरिवर्सिबल, बट दोनों इक्वेशंस क्या हैं, वैलिड हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो आइडियल केस के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब जो मेरे को जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना था, एंट्रोपी चेंज ठीक है, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है, एक दो इक्वेशन आएगी हमारे पास। दोनों ही इक्वेशन कई बार डिराइव करने को भी आ जाती है एज इट इज, और कई बार इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को लेके हम चलेंगे। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन ले लेते हैं जो हमने अभी डिराइव की थी। तो क्या की थी, TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV, वेयर DU क्या है, इंटरनल एनर्जी, DS क्या है आपकी एंट्रोपी चेंज। ठीक है, अच्छा ये है हमारे पास। अच्छा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू RT लिख सकता हूँ फॉर 1 मोल। अगर N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाए, तो PV इज इक्वल टू, ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये है प्रेशर, ये है गैस कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर। तो यहाँ से प्रेशर क्या आ जाएगा, RT बाई V, यही आ जाएगा। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा, TdS इज इक्वल टू DU प्लस PV की जगह क्या कर दिया मैंने यहाँ पे V और DV। ठीक है, अच्छा अब क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसमें तो क्या होगा भाई, ये S1 से S2 TdS इज इक्वल टू U, टेम्परेचर कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा T1 से T2। और DU को क्या लिख सकते हो, DU को हमें पता है, DU क्या होता है आपका, क्या होता है CP डेल्टा T। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी CV डेल्टा T अपॉन T प्लस, ठीक है, प्लस R, ये हो गया V1 से V2 और इंटू T dV बाई V। अच्छा, इसको होल इक्वेशन को अगर मैं टेम्परेचर से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 से S2 DS इज इक्वल टू T1 से T2 CV बाई T dt, और प्लस हो जाएगा V1 से V2, R कांस्टेंट है बाहर आ गया,
टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा dV। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डिवाइडिंग बाय टेम्परेचर, मतलब मैंने टेम्परेचर से दोनों साइड डिवाइड किया, दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ टेम्परेचर से तो ये कैंसिल, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा और यहाँ पे भी टेम्परेचर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी टेम्परेचर से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन बचेगी। ठीक है, अच्छा आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको क्या कर दो भाई, सॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ दिस S2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा S2 माइनस S1। ठीक है, शुड बी इक्वल टू, टेम्परेचर है, देखो इंटीग्रेशन किसी भी 1/T dt अगर सपोज ये है तो इसका क्या होता है ln T, है ना, यही होता है। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो CV है तो CV तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा ln T2/T1। ठीक है, प्लस R, यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम ये है V, 1/V का क्या हो जाएगा ln V हो जाएगा, उसमें आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R ln, ठीक है, V2/V1। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है हमारे पास, रट लो इसको, याद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बट ये पेपर में आने वाली आइडियल गैस इक्वेशन, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस, CV ln T2/T1 R ln V2/V1। एक तो ये वाली केस है। अब हम वो जो दूसरी इक्वेशन थी उस दूसरी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं कि उस दूसरी इक्वेशन से क्या आ जाती है। ठीक है, पास ये TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। ठीक है, यही इक्वेशन थी हमारे पास। सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। हमारे पास क्या है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन से क्या है, PV इज इक्वल टू RT है। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, चेंज इन प्रेशर है, वहाँ पे हमने उल्टा किया था। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को RT/P लिख सकते हो, है ना, पुट कर दो भाई यहाँ पे तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा TdS इज इक्वल टू DH माइनस RT/dP। ठीक है, अच्छा एंथैल्पी है, इसको क्या लिख सकते हो, एंथैल्पी हमें पता है भाई, डेल्टा H क्या होता है, ये होता है CP डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, TdS इज इक्वल टू CP डेल्टा T माइनस RT/dP/P। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑन बोथ साइड। तो आप टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो DS यहाँ पे क्या आ जाएगा, CP डेल्टा T/T माइनस RdP/P। ठीक है, अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करूँगा तो S1 से S2 DS शुड बी इक्वल टू CP T1 से T2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/T डेल्टा T माइनस R P1 से P2 dP/P। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या आएगा आप लोगों का, देखो S2 माइनस S1 आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 शुड बी इक्वल टू 1/T का क्या हो जाएगा भाई, ln T। ठीक है, तो CP ln T2/T1, ठीक है, माइनस R ln P2/P1। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1। तो ये दो इक्वेशंस आई, इससे पहले वाली इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्रोपी चेंज की। S2 माइनस S1 वो थी CP ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। तो आपको दोनों इक्वेशन, ये वाली भी और ये वाली भी इक्वेशन याद रखनी है। वो देखना है कि आपके न्यूमेरिकल्स में वो क्या दे रहा है आपको। अगर आपको टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे, अगर आपको टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है तो आपको ये वाली इक्वेशन हैं। इसी इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ 2-3 प्रोसेस के लिए। ठीक है, वो देख लेते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशल केस आ जाते हैं। तो पहला है सपोज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कौन सा, कांस्टेंट वॉल्यूम
प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज क्या आ जाएगी, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो S2 माइनस S1 शुड बी इक्वल टू CVln T2/T1, ठीक है। अगर आपका क्या है आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, आइसोबेरिक, ठीक है। मतलब P इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो P अगर आपका कांस्टेंट हो गया तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CPln T2/T1, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। थर्ड, अगर आपका क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट हो गया तो आपका क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 शुड बी इक्वल टू CPln T2 सॉरी Rln सॉरी हाँ V2/V1 या फिर माइनस Rln P2/P1, आप किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चौथा केस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक का केस है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में क्या होता है भाई, S2 चेंज क्या होता है, जीरो, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो ये सीधा सीधा प्रोसेस है, कई बार आपको स्पेशल केसेस दे देगा तो आपकी जो ये दो इक्वेशन है एंट्रोपी की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया आइसोबेरिक, ठीक है। तो आपको ये दो इक्वेशंस बहुत ज़्यादा याद रखनी है। एंट्रोपी, होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आप समझ में आ गई होगी, आपको एंट्रोपी का डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।